हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई सही चल रही है, सारी चीज़ें बढ़िया से चल रही हैं। क्रैश कोर्स में कोई सा बंदा क्रैश नहीं हो गया है। भाई वीडियो लास्ट तक देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। पूरी एनसीईआरटी हम लोग कवर करने वाले हैं और आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और साथ जुड़े रहोगे, साथ ऐसी पढ़ाई करते रहेंगे तो पढ़ाई को खेल बना देंगे। भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? सीरीज दी होगी, नंबर दिए होंगे, उसके बारे में समझना है कि ये गिनतियां हैं किस तरह से। जैसे मैंने लिखा है 3, 7, 11, 15। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, उम्मीद है कि सबको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। किसी को अगर नहीं पता तो भाई टाइम स्टैम्प आप लोगों को पता है, वीडियो में है। किसी को पता है कि यार बेसिक मैं कर लूंगा तो आप आगे बढ़ जाओ, मेन जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये हमारा एपी है। फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो बिल्कुल बेसिक्स हैं वो अगर क्लियर होंगे ना, क्योंकि अक्सर आगे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, एन क्या है और ए एन क्या है, उन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो समझते हैं फटाफट से। पहला टर्म है अपना, ये हम क्या लिखते हैं A1, ये हमारा 3 है। ये क्या है, दूसरा टर्म है, तो इसको हम लिखते हैं A2, ये मेरा 7 है। A3 ये तीसरा टर्म है 11, A4 ये चौथा टर्म है। ऐसे ही पांचवा टर्म ये बढ़ता जाएगा। पहला टर्म 3, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। एक तो हमें यहाँ डायरेक्ट ही दिख रहा है, इनमें 4 4 का फर्क है। 3 में 4 जुड़े 7, 7 में 4 जुड़े 11, 11 में 4 जुड़े 15, 15 में 4 जुड़े 19 और ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें सबसे पहले तो ये कि भाई एपी है, ऑब्वियसली एपी होगा। वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते कि बोर्ड्स में कि चेक करो ये एपी है या नहीं, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। ऑब्वियसली एपी गिवन होगा। तो ये सीरीज दी है, इसमें पहला टर्म हमारा जो है वो 3 है, फिर 7, फिर 11, फिर 15। तो हमें दिख गया कि भाई डी जो है अपना जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस हम टर्म कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि पूरी सीरीज में कहीं पे भी किसी भी दो एडजेसेंट बंदों को यानी पड़ोसियों को पकड़ा और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दिया। मतलब कैसे? जैसे ये टर्म दिया है तो मैंने कहा कि 7 - 3 कर देते हैं, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। 7 - 3, आंसर आ गया 4। मैंने कहा यार यहां से नहीं देखना मुझे ना, मैं यहां से नहीं देख रहा, मुझे यहां से देखना है। कोई बात नहीं, यहां से देख लो, सेम चीज होगी। मतलब क्योंकि आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, कभी ट्रिकी सा बना दिया, आगे का कुछ गायब है। हम कहीं से भी देख के ये बता सकते हैं कि डी कितना है, चाहे स्टार्टिंग से या चाहे आप एंड में चले जाओ, लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म होगा, वहां से देख के भी ये बता सकते हो कि डी कितना है। तो इन पड़ोसियों को पकड़ा, 19 - 15 क्या हो गया, 4। तो डी हमारा 4 है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह से। अब मान लो कोई टर्म ऐसा दिया है 19, फिर 16, 13, 10, ऐसे। यहाँ पे डी कितना हो जाएगा? अब आप कह रहे हो यार 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है, डी 3 है। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। डी का मतलब ये होता है कि बाद वाले टर्म में से, बाद वाला कौन है 16, इसमें से माइनस करेंगे 19 को, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब कुछ लोगों को पता होगा तो कह रहे होंगे बच्चे की यार सर ये क्या बोर कर रहे हो, क्या चीज़ें पढ़ा रहे हो। भाई बहुत बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन ज़रूरी है समझना। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये आपको नहीं पता। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब स्टार्ट करी है पढ़ाई, कुछ हमारे होनहार लोग ऐसे होते हैं, कुछ हमारे शेर जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो उनके लिए काम हो रहा है। एक अपना फॉर्मूला है जनरल टर्म का, an = a + n - 1d। फटाफट से, मुश्किल से 2 मिनट लूंगा और सारे बेसिक्स क्लियर कर दूंगा। उसके बाद तो क्वेश्चंस पे ही आ रहे हैं। जो हमारा पहला टर्म है, मैंने कैसे लिखा, A1 ये पहला टर्म, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, इस तरह से टर्म्स चल रहे हैं। अब जो पहला टर्म होता है ना, तो हम कहते हैं यार A1 मत लिखो, A भी लिख दोगे तो चलेगा। तो यानी यहां से मेरे A की वैल्यू कितनी है, A हो गया 3 और D कॉमन डिफरेंस वो कितना आया था, यहां से D आया था मेरा 4। ठीक है, A3 और D 4। अब वो मुझसे ये कह रहा है कि यार ऐसा करो, जरा 10वां टर्म निकालो, फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब ये कि A10 निकलवा रहा है हमसे, वो A10 निकलवा रहा है। ठीक है, यानी n की वैल्यू 10 है। भाई A10 मतलब ये देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेरा इस तरह से, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हम इसे कहते हैं। A और D तो आपको देख के पता चल जाएगा वहीं से, जो आपकी सीरीज होगी। आपको अब क्या करना होगा, A और D पता चल गया, n और an का हिसाब किताब देखना है। तो अगर वो ये कह रहा है 10th टर्म निकालो, मतलब वो A10 निकलवा रहा है, यानी n की वैल्यू 10 पुट कर देना। अगर वो कह रहा है 12th टर्म निकालो, यानी वो A12 निकलवा रहा है, n की वैल्यू 12 पुट कर देना। 15th टर्म निकलवा रहा है तो A15, यानी n की वैल्यू 15। सिंपल चीज है। तो हम कह रहे हैं यहां से ठीक है यार, पुट कर देते हैं। an =
a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 4 थी, तो 3 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गया 9 और 9 4 था 36, तो वैल्यू क्या आ गई 39। तो मेरे a10 की वैल्यू 10वां टर्म जो है वो 39 होगा, यानी यहां से आप बढ़ते जाओगे 19 तक आ गए थे, फिर आगे और आगे और आगे करते करते आपका 10th टर्म 39 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, इसी इसी जो गिवन सीरीज है इन्हीं में चेक कर लेते हैं। अगर मैं 5वां टर्म निकालना चाहूँ यहाँ पे a5 इज इक्वल टू 5वां टर्म निकाल रहा हूं, मतलब n की जगह देखो यार मैच करा लो, ये देखो an मतलब आपने इसकी जगह ये 5 रखा है, यानी n की जगह आप 5 रख रहे हो। a5 5वां टर्म निकालते हैं, वहां से दिख भी जाएगा कि हाँ यार 5वें नंबर पे 19 है, तो देख लेते हैं। a प्लस n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1, d की वैल्यू है 4, 3 प्लस 5 में से एक गया क्या बचा 4, 5 में से एक गया 4 और 4 चौक 16, 16 और प्लस 3 19, 5वां टर्म क्या आ गया 19, और यहां देखो क्या है 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या लिखा है 19। तो ये हो गया an का फॉर्मूला। कुछ बेसिक्स बता रहा हूं कि जिसको पता है वो भी दोबारा देख लो, रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हम डायरेक्ट के लिए भी सीखेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हो गए, एक ये क्वेश्चन हो गए जिसमें ये जिस तरह से है, अगर वो कह रहा है 10th टर्म निकालो, 15th टर्म निकालो, ये टर्म निकालो, वो टर्म निकालो, हम निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि जिस चीज में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन कैसा आएगा, बोलेगा फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज, कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेके वो करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 27, ये कहेगा फाइंड विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 27, विच टर्म। जब वो कहेगा ना इस तरह का जब भी वर्ड यूज करे वो विच टर्म का मतलब वो n निकलवा रहा है। भाई सीधी सी बात है, देखो जब वो कहेगा 10वां टर्म निकालो, 12वां टर्म निकालो, 15वां टर्म निकालो, या ये निकालो या वो निकालो, मतलब आपको ये चीज दी होगी, आपको n गिवन है और आप an निकाल रहे हो, आपको n की जगह वैल्यू पता है और आपको an निकालना है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें वो ये कह रहा है फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 27, मतलब ये वाली जो चीज है ना ये an है, आपको an की जगह 27 पुट कर देना है, आपको वो टर्म पता है और आपको n निकालना है। फाइंड विच टर्म, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में अभी देखेंगे हम, ये वर्ड लिखा होगा विच टर्म, तो विच टर्म का मतलब n निकलवा रहा है। तो यहां अपने फॉर्मूला को पकड़ूंगा, an इज इक्वल टू a, छोटा सा क्वेश्चन है इतनी जगह में हो जाएगा, चीजों को समझो, क्योंकि गिवन सीरीज जब होगी तो आपको a पता होगा, आपको d पता होगा, आपको प्रॉब्लम, क्योंकि इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पता है बच्चे कहां अटकते हैं, बच्चे इसी में अटकते हैं कि सर ये जो गिवन वैल्यू है ये क्या है, ये n है या an है, क्योंकि n ये छोटी सी वैल्यू है 27, n भी हो सकता है 27, तो हमें समझना किस तरह से है, उसकी लैंग्वेज क्या लिखी है। अगर लैंग्वेज लिखी है विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 27, तो वो विच टर्म बोल रहा है, मतलब वो n निकलवा रहा है, तो मैं n नहीं दिया, इसका मतलब वो an होगा। फिर भाई दो चीजें तो पता ही थी हमें, सीरीज देखते ही a और d का पता चल गया, a 3 है और d 7 है, अब दो ही चीजें रह गई, अब या तो बंदे ने n दिया होगा या an दिया होगा, सिंपल सी चीज है। तो अगर वो कह रहा है भाई ये वाला टर्म निकालो, ये वाला टर्म निकालो, 15वां 17वां 20वां टर्म निकालो, मतलब n की वैल्यू दे रहा है, और अगर वो कह रहा है विच टर्म, मतलब वो n निकलवा रहा है, तुमसे n नहीं दिया, इसका मतलब वो an दिया है। तो विच टर्म ऑफ द सीरीज 27, n इसकी जगह 27 इज इक्वल टू a की जगह 3, मुझे पता है, मैं थोड़ा टाइम इसमें ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जब बच्चे क्वेश्चन में गलत कर आते हैं ना, तो उससे बढ़िया ये कि यहाँ पे 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दूं मैं। इतना हो गया, अब ये प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस में, 27 में से 3 गया, 24 बचा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, 24/4, 2 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा दे दो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में गलत करके आ जाओ। n की वैल्यू क्या आ गई 7, 7वें नंबर पे वो 27वां टर्म होगा, गिन के देख लेते हैं। 19 है ना, छोटा सा इसलिए टर्म लिया है कि आपको यहां से दिखा भी सकूं लाइव की ये चल क्या रहा है। 4 4 का फर्क है, 15 के बाद 4 19, 4 और जोड़ दो कितने हो जाएंगे 23, 4 और जोड़ दो कितने हो जाएंगे 27, देखो आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे उसने पूछा था विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 27, मैं कहूंगा भाई 7th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज 27। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था मैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल अभी क्वेश्चन करेंगे, वो एक एक करके क्वेश्चन होते जाएंगे, पर उससे पहले एक आध एग्जांपल छोटी छोटी चीजें वो बता रहा हूं, ताकि जब क्वेश्चन करें तो कुछ नया सा ना लगे। तो अभी ये क्वेश्चन एक अगला क्या है, इसमें मैंने सीरीज नहीं दी,
भाई अभी मैंने आपके सामने सीरीज लिखी थी 3, 7, 11, 15, 19 इस तरह से करके, और आपने देख लिया कि भाई ए, देखते ही वहां पे सीरीज मिलते ही आपकी दो वैल्यूज फौरन आ गई कि पहला टर्म मेरा जो ए है वो इतना है और जो कॉमन डिफरेंस है वो इतना है। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करा, सीरीज ही नहीं दी, सीरीज दी ही नहीं, तो ना पता ए ना पता डी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ पे ये कह रहा है कि 20th टर्म, 20th टर्म अगर वो कह रहा है कि 20th टर्म बता सकते हो क्या होगा, तो हम कह रहे हैं हाँ ठीक है। 20th टर्म की बात करो ना, 20th टर्म का मतलब शायद आप A20 की बात कर रहे हो, A20। तो मैं कह रहा हूँ यार A20 मतलब ऐसा हो गया। अब क्योंकि सीरीज तो दी नहीं है तो ए और डी तो पता नहीं, कोई बात नहीं। A20 की बात कर रहा है ना, मतलब A20 यानी इसकी जगह देखो ना, जब हम लिखते हैं 20th टर्म मतलब हमें पता है कि A20, और उस केस में इसकी जगह A20 है ना, यानी n की जगह मैंने 20 लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 डी। क्या हो जाएगा, A प्लस 20 में से एक गया, क्या बचेगा 19 डी। समझ आई चीज? क्या करा, मुझे ए और डी नहीं पता था लेकिन मुझे एन समझ में आ गया। कैसे समझ में आया, क्योंकि मैंने देखा कि यार A20 20वां टर्म है, 20वां टर्म का मतलब A20 यानी n की जगह 20 से, यार n तो समझ में आ गया ना, n की वैल्यू पुट कर दो, तो A प्लस 19 डी, ये चीज आई। एक और देख लेते हैं, फिर डायरेक्टली करेंगे। अब ए मैं निकाल रहा हूं A23, तो मैंने कहा यार A23 का मतलब ये है कि A प्लस n की जगह 23 माइनस 1 डी, तो A प्लस 22 डी। तो मुझे यहां से एक बात ये समझ में आई कि यार ए और डी पता होगा वो तो ऑब्वियसली हम करेंगे, ए और डी की वैल्यू पुट कर लेंगे। लेकिन अगर ए और डी नहीं पता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में एटलीस्ट जिस टर्म की वो बात कर रहा है 22वां 25वां 27वां टर्म, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी। क्या करना है, एक कम कर देना है। देखो फॉर्मूले में ही देख के समझ में आ रहा है n-1, एक कम कर देना है। यहाँ पे 20वां टर्म था तो a प्लस 19 डी आया, 23वां टर्म A23 था तो A प्लस 22 डी आया। यानी अगर मैं यहां से कहूं आपसे कि A17, हाँ भाई कितना हो जाएगा A17, समझ गए ना, A प्लस एक कम कर देंगे 16 डी। कॉपी पे लिख लिया करो, फौरन कॉपी लेके बैठा करो। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि कॉमेडी वीडियो चल रही है या कोई मूवी चल रही है कि भाई बैठेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगी, या व्लॉग चल रहा है उसको देख लेते हैं एंजॉय कर लेते हैं। ये चल रही है प्रैक्टिस के लिए। कॉपी लेके बैठो, साथ साथ लिखते रहो, सॉल्व करते रहो। लग रहा है कि यार ये तो मुझे आता है, पॉज कर दिया, पहले खुद लिखा और फिर आगे बढ़ावा, फिर देखा कि क्या सही था मैं या नहीं था। ये है तरीका। 17वां टर्म हो गया A प्लस 16 डी। मान लो 25वां टर्म है A प्लस 24 डी, समझ गए? यानी 30वां टर्म कह रहा है A प्लस 29 डी। भाई सोचना ही नहीं है, देखते ही मिनट से पहले फौरन आंसर। 30वां A प्लस 29 डी, A35 A प्लस 34 डी। तो होगी। तो एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 अगर आप देखेंगे उसमें कुछ भी करने लायक ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें कॉन्सेप्ट्स। 5.2 से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2, एक सीरीज दी है 10 7 4 दिख रहा है हमें, ये डिक्रीजिंग एपी है, इसलिए देखो कम हो रहा है ये, ठीक है। तो इसमें डी कितना हो जाएगा भाई, कहीं से भी पकड़ लो, मैंने बताया था। ए लिख लेता हूं पहले तो मैं, ए कितना है, ए है मेरा 10 पहला टर्म, और डी कितना हो जाएगा, डी मैंने बताया था बाद वाले में से पहले वाले को। अब चाहे इन दोनों बंदों को पकड़ लो 7 माइनस 10 कर लो, या इन दोनों को पकड़ लो 4 माइनस 7, मतलब बाद वाले में से माइनस करो पहला वाला, तो बाद वाला ये 7 माइनस 10, मैंने इन दोनों को पकड़ा 7 माइनस 10, तो कितना हो गया -3। भाई डी की वैल्यू आ गई -3, ए मेरा है 10, मुझसे निकलवा क्या रहा है, कह रहा 30th टर्म निकाल दो। 30th टर्म, मैंने कहा भाई 30th टर्म तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ वैसे तो, ए प्लस 29 डी होता है मेरा। फॉर्मूले से करना चाह रहे हो फॉर्मूले से कर लो, ए प्लस 30 माइनस 1 वही सेम ही चीज है ना, फॉर्मूले से ही निकालने हमने सीखे, तो हम अब सीख गए ये कि हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ए प्लस 30 माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो ये हो गया, क्योंकि आगे भी हम क्वेश्चन में ना ऐसे डायरेक्टली ही लिखा करेंगे, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ऐसी आएगी। तो ए की वैल्यू हो गई 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो गया 10 माइनस 87, और यहां से ये कितना आ गया -77। तो ये मेरा 38 टर्म हो गया। चलते हैं अगले उस वाले पार्ट की तरफ। तो अगले पे आ जाते हैं। पहला टर्म कितना है, पहला टर्म है -3, ठीक है। और डी कितना हो जाएगा,
डी हो जाएगा सेकेंड टर्म। अच्छा, अगर लगे कि नहीं यार यहां से नहीं देखना चाह रहे, इन दोनों से देखना चाह रहे हैं, तो आप इन दोनों से कर लो। अगर लग रहा है कि इन दोनों से चेक करना चाह रहे हैं तो ये बाद वाला माइनस पहले वाला। अगर कह रहे हैं कि नहीं इनमें से नहीं, इन दोनों से पकड़ लो, यहां से चेक कर लेते हैं। बाद वाला टर्म 2 है, 2 माइनस, और ये -1/2, बाद वाला माइनस ये पहले वाला, तो ये क्या हो गया 2 माइनस माइनस प्लस। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, क्या हो जाएगा 5/2। डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, कौन सा टर्म निकलवा रहा है 11th टर्म निकलवा रहा है। तो 11th टर्म का मतलब ये हो गया a प्लस 10d, a प्लस 10d हो गया। a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू हो गई -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू हो गई 5/2, कट गया, ठीक है। ये प्लस 10 डी की वैल्यू 5/2, 2 5 जा 10 हो गया, -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 में से 3 गए, क्या बच गया भाई 22, 22। ये हो गया आंसर। बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन, आई होप समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो यार फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली स्टूडेंट्स के पास पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, शेयर करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। डब्बे बने हुए हैं, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए। तो अंडरलाइन दी हुई है, यहाँ पे कह रहा है भाई यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर दो। तो वो क्वेश्चन उठाएं जो थोड़े से अलग हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस 2 क्वेश्चन ले लिए जो थोड़े से, जैसे एक ही है मुझे थोड़ा सा लगता है और ये की थोड़ा सा अलग है, जैसे यहाँ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन वाला टर्म ले लिया। क्या है यहाँ पे, ये कौन सा टर्म दिया है, पहला। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो अभी मैंने डायरेक्ट लिखने वाला बताया था, क्योंकि भाई उसी तरह से होगा। तो पहला टर्म है, पहला टर्म क्या है 5, मैंने कहा भाई a की वैल्यू 5 है, अगला तो बंदा ही नहीं है, अगला भी नहीं है, मैं d कैसे निकालूं, कोई बात नहीं। ये कौन से नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कौन सा चौथा नंबर है, तो मुझे a4 दिया हुआ है, कितना है, सॉल्व कर लेता हूं सही वाली फॉर्म में। ये मिक्स फ्रैक्शन है, 2 9 18 प्लस 1 19/2। तो मेरे पास पहला टर्म आ गया 5 और चौथा टर्म आ गया 19/2। अब मुझे ये पता है, मैंने सीख लिया है अभी के चौथे टर्म को कैसे लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है भाई, जब आपको ए और डी नहीं पता हो और डायरेक्ट सिर्फ एन पता हो तो कैसे लिखते हैं डायरेक्टली। अगर चौथा टर्म लिख रहे हैं, एक कम कर दोगे, a प्लस 3d, पता होता है ना, अगर कॉन्सेप्ट पता है। अब अगर इसके आगे पता है कि हाँ यार मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, फिर प्ले दबाओ, फिर आगे बढ़ो, देखो सही कर रहे हो क्या नहीं। तो चौथा टर्म पता है अपने को 19/2 है। मैंने कहा यार चौथा टर्म जो होता है उसको तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस 3d, पता है मुझे डायरेक्ट लिखने का तरीका, a प्लस, एक कम कर दो, a प्लस 3d। और मैंने कहा यार ये तो 19/2 है, तो एक तो ये चीज जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अलग रखी हुई थी, इनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं यहां तक आगे बढ़ा। फिर मुझे एकदम लगा यार ये तो पता है मुझे 5 है, तो 5 पुट कर दो, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब तो ये लीनियर इक्वेशन बन के रह गया, सॉल्व करना है, 5 प्लस का उधर भेज दो। तो यार अब इतना तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, मतलब एलसीएम फ्रैक्शन बिना लिए। तो ये सॉल्व होकर हमारा आ जाएगा 9/2। मैंने बार बार बोला अगर किसी को इन सब बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बेसिक वीक होते हैं, मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता नहीं चलेगा तो फिलहाल मैं क्रैश कोर्स पे ध्यान दे रहा हूँ, तो अभी उसके अलावा और कोई वीडियो में डाल नहीं रहा हूँ। मुझे पता चल जाएगा कि भाई बेसिक्स में क्लियर, किसी को क्लैरिटी की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो हमने ये सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद अपना क्या आ गया 9/2 आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व किया है, अपॉन 1 लगा दिया, एलसीएम करा, जिस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। और फिर ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में वहां चला जाएगा, d इज इक्वल टू 9/2 और 3 और इसके साथ में आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई में था, नीचे भेज दिया डिवाइड में, 2 पहले से था, 3 साथ ही और आ गया, 3 1 3, 3 3 9, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। मैंने कहा अच्छा d की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये 5 है, अगला कैसे टर्म होता है भाई, कैसे आगे कैसे बढ़ते हैं, d d d जोड़ते चले जाते हैं। जैसे जब हमारा वो वाला एक टर्म था 3 7 11, कैसे कर रहे थे, अगला टर्म कैसे निकाल रहे थे, 4 4 का फर्क दिख रहा था, मैंने कहा भाई 4 और जोड़ दो अगला बंदा मिल जाएगा, 4 और जोड़ दो अगला बंदा मिल जाएगा, d जोड़ते चले जाओ, आपका टर्म तैयार होता जाएगा। तो d मेरे पास कितना है 3/2, इसमें d जोड़ दो, यानी 5 में 3/2 जोड़ दो। तो 5 में जब हम 3/2 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 13/2। ठीक है, फिर और अब इसमें और वापस से दोबारा क्या 3/2 जोड़ दो, इसमें और 3/2 जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा 16/2, यानी कि
वो ये हो जाएगा 16/2, यानी क्या, अगर मैं इसको काटूं, सॉरी अगर मैं इसको काटूं तो 8 बन जाएगा। तो पहला टर्म ये, अगला ये, अगला ये, अगला ये। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे है। आगे बढ़ते हैं उस वाले की तरफ। उसमें थोड़ा सा पंगा गया है कि पहला टर्म भी नहीं दिया, पहला टर्म ही गायब है। कोई बात नहीं, कौन सा नंबर का टर्म दिया है, दूसरा टर्म दिया है। मैंने क्या दूसरा टर्म लिखा है, वो तो सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू 38। और कौन से नंबर पे गिनती गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म A6 इज इक्वल टू -22। सही है भाई, बढ़िया है। तो दूसरे टर्म को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब आपको लिखना आ चुका होगा, a प्लस एक कम कर दो, जो भी है ये, तो दो में से एक कम गया, एक ही बचेगा, तो a प्लस डी, ये है मेरा 38। छठा टर्म ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 5d, एक कम कर दो, बताया हुआ है ना, एक कम कर देते हैं, तो a प्लस 5d क्या हो जाएगा, -22। दो इक्वेशन आ गई। अब ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की वीडियो भी डली हुई है, वो बहुत पहले बनाई थी, इस क्रैश कोर्स वाले में नहीं होगी। लेकिन आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे, उसमें उसमें भी प्रॉपर से वीडियो बनी हुई है, बट ये है कि क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में नहीं डाली है मैंने, वो इस टाइम पे नहीं बनाई, वो पहले की बनी हुई है। तो एक एक क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, बट जिसको बेसिक्स क्लियर ना हो तो वो लीनियर इक्वेशन वाली वीडियो भी देख सकता है, उसमें उसको पूरे कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन है मेरे पास, a प्लस 5d, और यहाँ पे अभी जब हम आगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये टर्म दिया है, ये टर्म दिया है, आप a और d खुद सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आ गई -22, और दूसरा टर्म मैंने लिख दिया a प्लस डी इज इक्वल टू 38। उसके बाद क्या तरीका होता है, आपको एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो a प्लस का a माइनस का कट गया, और 5 - 1 4d बचेगा, और ये दोनों नेगेटिव के हैं तो सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 38 40 50 60, -60 हो गया, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 4 डिवाइड में जाएगा तो बन जाएगा -15। डी की वैल्यू पता चल गई। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ही है, किसी में भी पुट कर देंगे तो a आ जाएगा। तो मेरे पास ये है कि a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a और d की वैल्यू है -15। तो वहां भेज देंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, ये हो जाएगा 53। ए पता चल गया, डी पता चल गया, ए पता चल गया, तो पहला टर्म मेरा तैयार हो गया 53। उसके बाद आप बहुत आराम से कर सकते हो, क्या करना है, डी ऐड करते जाना है लाइन बाय लाइन। और अगर आप वैसे फॉर्मूले के थ्रू करना चाह रहे हो, करो नहीं भाई फॉर्मूले से करेंगे, तो फॉर्मूले से आ जाते हैं। फॉर्मूला का क्या सीन है, पहला दूसरा तीसरा, ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म, तीसरा टर्म का मतलब a प्लस 2d, वैल्यू पुट करो आंसर निकाल लो। ये कौन सा टर्म है, चौथा, यानी a प्लस 3d। ये पांचवा टर्म है a प्लस 4d। भाई क्लियर है ना, सबको क्लियर है ये मैं क्या लिखता चला जा रहा हूं। मैंने ये इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, क्वेश्चन करवाने से पहले, ताकि कॉन्सेप्ट्स पता हो, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। हमारा क्या होता है, a और d नहीं पता, कोई बात नहीं, n तो पता है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। पांचवा टर्म लिखना है, एक कम कर दो, a प्लस 4d। चौथा टर्म लिखना है, एक कम कर दो, a प्लस 3d। वही चीजें हैं, तीसरा टर्म है a प्लस 2d, चौथा है एक कम कर दिया a प्लस 3d, पांचवा है एक कम कर दिया a प्लस 4d, ऐसे कर लो। और अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप ओरली डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, यहाँ तो लाइन से लिस्ट लगी हुई है। भाई तीसरा 53, अगला 38 कैसे आया होगा, आपने d प्लस करा होगा, तो d कितना है, लेकिन d आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो अपने आप घट जाएगा। तो 15 15 कम करते 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 आप इधर की तरफ आते जाओ। इसमें 15 कम किया, 38 आ गया, 38 में 15 और कम कर दोगे, 8 में 5 गया, 3 3 में 1 गया 2, अगला टर्म आपका ये आ जाएगा। 23 में आपने फिर 15 कम कर दिया, तो 15 में ये कम क्यों हुआ, क्या आया, 8। 23 में 15 कम कर दिया, 8 आ गया। इस तरह से आपकी वैल्यू बढ़ती चली गई। समझ में आ गया है। अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के विच टर्म वाले क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहुंच गए चौथे क्वेश्चन पे। लैंग्वेज पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ आ रहा है, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 78। भाई ये चीज ना मैंने इसीलिए, देखो मैंने क्या बोला हुआ है, ट्रिक्स बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा क्वेश्चन को पढ़ के ये भी तो समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, पर करे कैसे। तो भाई ये ट्रिक ही समझ लो, जब इस तरह से लिखा हुआ है विच टर्म का मतलब n निकलवा रहा है तुमसे,
विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 78। पहले ये इतनी की बात कर लेते हैं, अभी आगे का छोड़ देते हैं। ये 78 जो उसने क्वेश्चन में लिखा है, शुरू कर दो फटाफट से भाई। जैसे ही देखा ये सीरीज तो मैंने कहा यार ये तो और बढ़िया सीरीज दे दी, तो दो वैल्यूज तो पता ही चल गई। ए पता चल गया और डी कितना है 5। ए पता चल गया, देखते कि पहला टर्म 5 है और कितने कितने का फर्क है, 5 5 का आ रहा है। पहला टर्म 3 हो गया, ए हो गया 3 ये, और डी कितना हो गया, 8 में 3 गया 5, या 13 में 8 गया 5, 5 5 का चल रहा है, तो डी 5 हो गया। दो वैल्यूज पता चल गई। मैंने कहा यार फॉर्मूला मेरा ये है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अपने पास दो चीजें तो फौरन आ जाती हैं। सीरीज देख के इतने खुश हो जाते हैं हम कि दो चीजें तो चलो पता चल गई, सेट हो गया मामला। दो रह गई, एक ये और एक ये। सॉरी देखो जल्दी में टिक भी मैंने गलत जगह लगा दिया। अपने को ए और डी पता चल गया, और अब अपने यहाँ सीन क्या है, एक ये नहीं पता और एक ये नहीं पता। इनमें से एक बंदा दिया होगा और दूसरा निकलवाएगा। कंफर्म बात यही है, सवाल यही होने वाला है। अब उसने क्या बोला, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 78। तो विच टर्म बोल दिया ना, विच टर्म देखते ही मैंने कहा एकदम खुश हो। मैंने कहा अच्छा विच टर्म मतलब एन निकलवा रहा है। इसका मतलब फिर वो जो 78 दिया है वो क्या है, फिर इसका मतलब वो ए एन दिया है। तो हमने कहा भाई अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग खर्चा ही नहीं कर रहे। जो दे रखा है तुमने वो ए एन है, परेशान मत करो कभी हम एन समझ लें उसे। फौरन समझ गया कि वो ए एन की वैल्यू दी है, यानी जो ए एन जहां फॉर्मूले में लिखा है उस पूरे को हटाओ कि भाई तू तो 78 है, उसकी जगह उठा के रख दिया 78। समझ गए तरीका, समझ गया क्या है ये ट्रिक अपनी चलेगी। जब भी वो विच टर्म बोले फौरन ऐसे लिख देना कि भाई एन नहीं पता मुझे, इसका मतलब जो भी बंदा तुमने दे रखा है इस 78 कह रहा हो ना, तो वो ए एन है। तो ए एन की जगह, ये अपना फॉर्मूला था, ए एन की जगह मैंने कहा भाई तू हट जा, 78 आ रहा है, 78 आ गया, इज इक्वल टू ए की जगह 3 प्लस एन निकालना है माइनस 1, और डी की जगह क्या आ जाएगा 5। प्लस का है, यहाँ आ गया माइनस में, 78 में 3 गया 75 बच गया। भाई पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, और जरा सा देख के फिर स्किप कर दिया कि अभी नहीं देखेंगे और बाद में देखेंगे और ये है और वो है, तो फिर तो यही कहोगे कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक तो देखना पड़ेगा। देख रहे हो फ्लो में ही चलती है चीजें। शुरू की छोड़ दी, सोचा कि चलो बाद में जब मार के सीधे क्वेश्चन पे चल लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे कहोगे ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम बेसिक सीख चुके होंगे ना, फिर तो हम 33 भगाएंगे। तो 78 में से इधर 3 भेज दिया, 75 हो गए, ये चीज बच गई। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दो डिवाइड में, ठीक है। भाई ये गड़बड़ मत करना कि पहले इस 5 को यहाँ भेज दिया, पहले प्लस का बंदा इधर जाता है। याद करवा दूं आपको लीनियर इक्वेशन, जब हमारी लीनियर इक्वेशन ऐसे होती थी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये नहीं करते थे कि 2 को पहले इधर भेज दिया, पहले भाई ये जो प्लस का 3 था इसे भेजते थे, जा भाई पहले तू जा, वहां माइनस हो गया तो 2x इज इक्वल टू 9 में 3 गए, ये बचता था, और फिर एंड में भेजते थे कि चल भाई अब मल्टीप्लाई में जा उधर की साइड। तो यहाँ पे जो पहले बंदा प्लस में वो जाएगा यहाँ के माइनस में, 78 में 3 गए बचा 75 75, और अब ये चीज ऐसी लिख दी। अब मैंने कहा चल भाई मल्टीप्लाई में उधर को हो ले, तो 75 ये हो गया डिवाइड में, सही है। अब कट जाएगा, 15 हो गया, ठीक है पहाड़े पढ़ लेना, 15 पे कट गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो माइनस का 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, n इज इक्वल टू 16। क्या पूछा था उसने, विच टर्म ऑफ द गिवन सीरीज गिवन एपी इज 78। मैंने कहा भाई 16वां टर्म है, 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78, तो n की वैल्यू 16 अपना हो गया आंसर, यूं ही हो गया। अगले पे चलते हैं। अब आगे भी अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, 2 पार्ट दिए हैं, मैंने जानबूझ के ही लिया है, अब सारे मुश्किल थोड़ी मैं करूंगा। सेकंड पार्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें भी। सेकंड वाले पार्ट में क्या फ्रैक्शन में दिया है, थोड़ा सा फ्रैक्शन का खेल चलेगा, थोड़ा सा करो यार। अभी इससे पहले फ्रैक्शन वाला कराया था, कुछ तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो बताओ, मैं तो हूं यहाँ पे। क्या कह रहा है इसमें, ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब इसने देखो, एक तो मैंने बता दिया विच टर्म वाला तो सीन है, विच टर्म। अब यहाँ इतने साफ साफ खुले लफ्जों में कह दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, एन पूछ रहा है तुमसे डायरेक्ट। पहले मैं कह रहा हूं चलो यार शुरू तो करें। a इज इक्वल टू 7, भाई पहला बंदा 7, कितने कितने का फर्क है, 6 का फर्क दिख रहा है, 6 का डिफरेंस है, 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 इज 6, तो आपका d कितना आ गया 6, d की वैल्यू 6 हो गई, a की वैल्यू सॉरी हाँ d की वैल्यू 6 हो गई, a की वैल्यू 7 हो गई, a7 d6, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो लास्ट टर्म है इसका क्या सीन है, ये है an की वैल्यू हो गई 205। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि कौन सी लैंग्वेज बोलूं, तो वही मैं बोलते बोलते मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था
थोड़ी थोड़ी सी आती है, इतनी इतनी सी एक एक दो दो वर्ड हरियाणवी के बोल लेता हूँ, इतने इतने से थोड़े बहुत यूपी वेस्ट वाली साइड की बोल लेता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ही आता है बस, और थोड़ी सी हिंदी बोल लेता हूँ और थोड़ी सी इंग्लिश तो बोल ही लेता हूँ। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। साउथ इंडियन का भी यार थोड़ा सा टच आना चाहिए, एक आध दो वर्ड जो है वो हरियाणा उसके राजस्थान वाले भी आते हैं। अभी जब स्टूडेंट धीरे धीरे जोड़ेंगे तो सारी इंडिया की लैंग्वेज धीरे धीरे सीख जाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये अपना फॉर्मूला है। ए पता चल गया, डी पता चल गया। यार ये जो लास्ट का टर्म लिखा होता है ना, ये हमारा ए एन होता है। ये कैसे, तभी मुझे पता चल पाएगा। मैंने कहा अच्छा ए एन, अब मैं जब ए एन की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा, मतलब दिस इज माई टर्म, मैं इसके टर्म को पुट कर रहा हूं, तो मेरे एन की वैल्यू आएगी मेरे पास में। जैसे हम लोग अभी इससे पहले कर रहे थे, 10th टर्म निकालते थे, तो 10वें नंबर की वैल्यू पता चलती थी ना। समझ आ गया ना क्या हो क्या रहा था। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा था फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ये टर्म है 3, 7, 11, 15, 19 ऐसे करके, और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 10th टर्म निकालो A10, तो जब मैं A10 निकाल रहा था 3 प्लस 10 माइनस 1 और D की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 4, तो 3 प्लस 36 39, मेरा 10th टर्म जो है वो 39 आ रहा था। 10th टर्म क्या आ रहा था 39। अगर मैं घुमा के उसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये कह रहा हूं कि यार 10वें नंबर पे 39 लिखा है, यानी जो मेरा 39 है, जो मेरा 39 है, अगर मैं an की जगह 39 पुट करूं तो मुझे n की वैल्यू क्या मिलेगी 10। जो 39 है उसकी पोजीशन 10 है, वो 10th पोजीशन पर है। आप an की जगह, अगर अब मैं इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से करूं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, मैं ऐसा करता हूं n की जगह 39 पुट करता हूं, an की जगह 39 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू हो गई 4। ये प्लस का उधर जाएगा -36, इधर आ जाता हूं मैं, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। ये प्लस का 3 था उधर भेज दिया, माइनस में आ गया। थोड़ा तेज से लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई से डिवाइड में कर दिया तो 9 आ गया, और फिर n की वैल्यू फाइनली 10 आ गई। तो मैंने ये देखा कि यार अगर मैं उस वैल्यू को पुट कर रहा हूं तो मुझे उसकी पोजीशन मिल रही है, दैट इज योर n। अगर मैं यहाँ पे 15 पुट कर देता हूं an की जगह इस फॉर्मूले में, तो मुझे n मिलेगा 4, यानी मुझे उसकी पोजीशन मिल जाएगी, n मिल जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टर्म वो कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, तो यहां पे अगर मैं an की जगह 205 रख देता हूं तो मुझे इसकी पोजीशन मिल जाएगी कि ये कौन सी पोजीशन पे है, और ये आखिरी पोजीशन है ना, तो जितने इसकी पोजीशन होगी इसका मतलब उतने टर्म्स हैं। अगर मान लो सिर्फ इतना लिखा होता, मैं कहता हाँ भाई इसकी पोजीशन कितनी है, इसकी पोजीशन आएगी 3, तो इसमें टर्म्स कितने हुए, 3 टर्म हुए, क्योंकि यार लास्ट में पड़ा हुआ है। तो अभी मेरे लास्ट में 205 पड़ा है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसकी पोजीशन निकालने वाला हूं। an की जगह आएगा 205 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। ये प्लस का है, वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 198। मैं बहुत डीपली कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करा। अगर किसी को लगा हो कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा डीप चले गए, तो कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ, सिंपल तरीके से चलते हैं। ये जो है वो an होता है और हम n निकाल लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो उसने बोले ही है। मैं एक्चुअली डीपली समझाना चाह रहा था बस कि ये किस तरह से, कैसे पूरा बैक ऑफ द गेम जो है वो क्या चल रहा है, बैकग्राउंड गेम क्या चल रहा है। ये मल्टीप्लाई से तो डिवाइड में भेज दिया, इधर 6 इसको डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 तिया 18। n माइनस वन इज इक्वल टू 33, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस में, n विल बिकम 34। सो इट्स पोजीशन 205 जो है, इसकी पोजीशन क्या है 34 है, और ये लास्ट टर्म पड़ा है, इसका मतलब देयर आर टोटल ऑफ 34 टर्म्स। तो जो उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा है। अगर हमें इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, हम सीधा कह रहे हैं a मेरा 7 है, d मेरा गैप का 6 है, दिस इज माय लास्ट टर्म, तो इसको हम an पुट करेंगे और मुझे यहां से इसकी पोजीशन मिल जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कहा है उसने, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकलवा रहा है, ऑब्वियसली वैसे भी मुझे समझ में आ रहा है। तो मेरा n आ गया 34, दैट्स इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 6, बिना कुछ बात करे पहले फौरन दो चीजें जो मुझे साफ दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है a की वैल्यू 11 है और d की वैल्यू क्या है। भाई d की वैल्यू में कंफ्यूज मत होना और गलती मत करना, कभी कह दो d की वैल्यू तो 3 है, भाई 3 है, 3 का फर्क आ रहा है। यार दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी, आप देखो वैल्यू कम होती जा रही है। हम बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। वी विल डू लाइक दिस, 8 माइनस 11, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, 8 माइनस 11 एंड d विल बिकम -3।
तो कभी डी को फटाफट 3 लेके शुरू कर दिया तो मामला वहीं खराब हो जाएगा, खेल वहीं खत्म। डी की वैल्यू 3 नहीं बल्कि -3 लेंगे तो डी की वैल्यू -3 बिकॉज दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी, 3 का फर्क दिख रहा है और कम हो रही है। डी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 11। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको इसीलिए बताया है बाद वाले में से पहले वाले को। यहां से नहीं करना चाह रहे, यहां से कर लो यार, इधर से कर लो। 2 - 5 बाद में लिखा है 2, उसके जस्ट पहले उसका पड़ोसी है 5, तो 2 - 5 दैट विल गिव यू -3। ए की वैल्यू 11, डी की वैल्यू -3 आ गई। अब उसने क्या कहा, उसने कहा भाई साहब ये चेक करना जरा कि 150 पड़ा है क्या यहाँ पे, 150 चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द गिवन एपी और नॉट। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा इसका मतलब ये पता क्या है, कह रहा है, ये कह रहा है यार ऐसे ऐसे गिनतियां लिखी हुई है ना, तो यहाँ पे कहीं -150 पड़ा हुआ है क्या, जरा चेक करना। तो मैंने कहा यार अगर -150 यहाँ पड़ा होगा तो ऐसा करता हूँ मैं उसको an लिख लेता हूँ, मैं उसको an मान लेता हूँ और मैं उसकी पोजीशन निकाल लेता हूँ। जैसे अभी मैंने लास्ट करा, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जो लास्ट टर्म लिखा था उसको मैंने an माना, उसकी पोजीशन आ गई 34। मैंने कहा ओह अच्छा 34 पोजीशन पे आप पढ़े हो, 34वें पायदान पे पढ़े हो आप, 34th पोजीशन। तो यहाँ मैंने कहा अच्छा ठीक है यार अगर -150 पड़ा होगा तो चेक कर लेते हैं, तो इसको मान लेंगे an। मैंने कहा चल भाई तू बन जा an, तेरी पोजीशन निकालते हैं। तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला पुट करेंगे an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। an की वैल्यू -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू है -3। सही है, अब सॉल्व करते हैं। क्या बताया था, क्या तरीका था, मल्टीप्लाई वाला मत पहले भेजने लग जाना, पहले इन भाई साहब को भेजो, ये प्लस में आएंगे माइनस में शराफत से, -150 और -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। दोनों सेम साइन है, सेम साइन ऑलवेज ऐड, इनको हम जब ऐड करेंगे क्या बन जाएंगे -161, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब ये मल्टीप्लाई में, इसको भेज दो डिवाइड में, तो -161 अपॉन -3। फिर से वही गलती कभी कुछ लोग करते हैं जिनके बेसिक्स थोड़े से वीक होते हैं, वो क्या करते हैं यहां से इधर भेजते हैं तो माइनस का प्लस बना देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है। जो लीनियर इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस होते थे जो हम सॉल्व करते थे इन इक्वेशंस को, तो वो कहता भाई एक बार में एक ही खेल खेल लो, या तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कर लो, यानी या तो प्लस माइनस वाला खेल कर लो या मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, क्योंकि हम कहते हैं ना इधर से उधर जा रहे हैं तो प्लस का बंदा वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा। एक तो ये चीज होती है। मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में होगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई में होगा, तो एक साथ दोनों काम नहीं होते। मैंने कहा यार डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज रहे हैं तो मल्टीप्लाई से डिवाइड वाला काम करो, साइन मत चेंज करो। जब हम ऐसे करते हैं 2x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 जाता है। ये नहीं कि आप इधर से बेचते हैं उसको -2 कर देते हो, नहीं ना, नहीं करते, साइन चेंज नहीं करते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है। तो एक ऑलरेडी एक खेल खेल रहा है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है, उसके साइन को नहीं छेड़ूंगा। अगर मैं कहूंगा प्लस का है उधर जा रहा है माइनस में, तब मैं साइन को छेड़ूंगा। अभी मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है, ऑलरेडी वो एक चीज में इन्वॉल्व है, दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत करो। तो यहाँ पे हम यही कहते हैं कि जब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है तो लेट इट बी लाइक दैट, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है, डोंट चेंज द साइन, आप साइन चेंज नहीं करेंगे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये चीज हो गई। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ऐसा करता हूँ कि पहले माइनस का 1 है, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। भाई अब ये माइनस का है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू दिस, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगाओ, एलसीएम वगैरह लेके फ्रैक्शन जैसे एडिशन करते हैं करेंगे, करने के बाद आ जाएगा 164/3। एन की वैल्यू आ गई 164/3। अब ये सॉल्व कर रहा हूँ तो यार ये कट नहीं रहा है, ये ना पॉइंटों में दे रहा है आंसर, मैं इसे काट रहा हूँ पॉइंटों में दे रहा है आंसर, प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, प्रॉपर आना चाहिए था। एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है पोजीशन, एन का मतलब है टर्म, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 50वां, 100वां टर्म। ये कोई पॉइंटों में थोड़ी फ्रैक्शन आएगा, 25.5वां टर्म थोड़ी होगा कोई। एन की वैल्यू कैसी आ रही है, फ्रैक्शन में, ये हमें पॉइंट्स में दे रहा है आंसर। अगर हम इसको काट रहे हैं 3 1 3, ये मुझे दे रहा है 3 5 15 और एक बचा 14, 3 4 12, 3 6 18, इस तरह से ये 15 54.6 एंड सो ऑन, ये इस तरह से दे रहा है, मतलब मुझे पॉइंट्स में थोड़ी चाहिए, तो ये पॉइंट्स में दे रहा है, ये फ्रैक्शन में रह रहा है। n could not be in points, n could not be in fractions, वो डेसिमल में, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा भाई इसका मतलब ये जो आप -150 लेकर चल रहे थे ये गलत लेकर खेल रहे हो, ये है नहीं यहाँ का, ये इनकी टीम का बंदा है नहीं।
ठीक है, क्यों नहीं हुआ? मैंने जब सॉल्व करा n की वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में, या अगर मैं कहूं तो डेसिमल्स में आ रही है, एंड n कुड नॉट बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन, तो मैं कह दूंगा कि जो -150 जिसकी जानकारी आप ले रहे थे इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन AP। चलते हैं फटाफट भागते हुए अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्वियसली आज एक वीडियो में तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करूंगा, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो जो क्वेश्चन रह जाएंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के वो कल वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इतना मैंने लिख दिया है। उसने क्या कहा है 11th टर्म, मैंने कहा ओए होए ये तो वही वाली चीज हो गई जो अभी हमने स्टार्टिंग में करी थी फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, याद है? वहां पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स बना के दिया था, यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज में लिख दिया फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP। भाई 31वां टर्म निकालो एक AP का। मजे की बात ये कि कोई सीरीज ही नहीं है अब आगे जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो सीरीज दे ही नहीं रही है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में। कह रहे हैं कि 31वां टर्म निकालो, 31st टर्म ऑफ एन AP, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP, मतलब मुझे A31 निकलवा रहा है। मैंने कहा यार A31 निकलवा रहा है, अच्छा। और जिसका 11वां टर्म 11th टर्म 38 गिवन है, 11th टर्म यानी A11 इज 38 एंड 16th टर्म यानी A16 इज 73। मैंने कहा पता है हमें कैसे लिखते हैं, A11 नहीं मत दो यार, A और D मत दो, कोई बात नहीं, N तो पता है ना, डायरेक्ट लिखने का तरीका भी सीख चुके हैं। A11 को क्या लिख देंगे A + 10D। भाई याद करो बिल्कुल शुरू में आज की वीडियो में जो मैंने सिखाया था, जब आपको A और D नहीं पता होता लेकिन ये कह रहा है 20वां टर्म एक कम कर दो A + 19D, 11वां टर्म कह रहा है A + 10D एक कम कर दो, A + 10D इज इक्वल टू 38 आ गया। 16th टर्म कह रहा है, मैंने कहा यार ठीक है यहाँ लिख देते हैं, ब्लू कलर से लिख लेता हूँ। 16th टर्म क्या हो जाएगा A + 15D। हो क्या रहा है, आज ब्लू वाली इंक बचा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा अभी डब्बा खत्म हो गया इंक का और मार्कर भी दूसरा नहीं पड़ा, और अब रात हो रही है, आपको पता है रात में रिकॉर्ड करता हूँ तो खत्म हो जाएगा तो बचेगा नहीं, फिर वीडियो जो है वो आधी छोड़नी पड़ जाएगी। भाई ये हम क्या काम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन वाला काम। दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, दो इक्वेशन आ गई। 11वां टर्म A + 10D 38, 16वां टर्म A + 15D क्या है 73, दिया हुआ था मैंने लिख लिया, बहुत बढ़िया। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को एक के नीचे एक लिखा, बड़ी वाली गिनतियां ऊपर छोटी वाली नीचे, कोई बात नहीं, छोटी वाली को ऊपर बड़ी वाली को नीचे कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लीनियर इक्वेशन का मेथड है। भाई क्या करते थे, काटना होता था तो साइन चेंज कर लेते थे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सबके साइन चेंज हो गए। काटा जाए जरा इन्हें ब्लू से, A से A कट गया, प्लस माइनस कट गया, 15 में से 10 गए, क्या बचा 5D। और यहाँ पे 73 में से -38, 13 में 8 गया 5, 6 में 3 गया 3, 35 बच गया। और यहाँ से D की वैल्यू क्या हो गई 35 डिवाइड बाई 5, D की वैल्यू हो गई 7। तो भाई अपना D आ गया 7, D की वैल्यू 7 आ गई, A अभी बचा है, क्या करना है, ये सब लीनियर इक्वेशन का काम है जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं। D की वैल्यू 7 है, उठा के कहाँ पुट कर दो, दो इक्वेशन है, ये वाली किसी भी एक में जो बढ़िया लग रही हो आपको। मैंने कहा छोटी लग रही है, बढ़िया तो कोई नहीं है, दोनों ही बेकार है, ये छोटी है तो इसमें पुट करूंगा। D की वैल्यू 7, A + 10 इंटू D की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, A + 70 इज इक्वल टू 38, 70 प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, और माइनस में जाने के बाद 38 और 40 और ये आ जाएगा -32। ठीक है भाई, सही है। प्लस का 70 उधर गया माइनस में, 38 - 70 सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ गई -32। ए पता चल गया, डी पता चल गया, अपने से निकलवा क्या रहा A 31। मैंने कहा भाई यहाँ भी डायरेक्ट ही करने वाले हैं हम। A31 का मतलब क्या हो गया A + 30D, एक कम कर दो A + 30D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है -32 + 30 इंटू D की वैल्यू क्या आई है, D की वैल्यू कहाँ गई भाई 7, D की वैल्यू आ गई 7। तो -32 प्लस मल्टीप्लाई होगा 210। अब इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 10 में 2 गया 8, और फिर 10 में 3 गया 7, और ये 178 आपका 31st टर्म आ गया। ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद के जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम करेंगे कल वाली वीडियो में। भाई वीडियो समझ में आ रही हो तो यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, इतने सारे ग्रुप्स पड़े हुए हैं तुम लोगों के। इंस्टाग्राम पे तो आजकल बहुत एक्टिव हो रहे हो, वहाँ शेयर करो।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, उसने स्टार्टिंग कैसे करी है भाई साहब ने, स्टार्टिंग ऐसे करी, कह रहे हैं कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म है उस एपी के अंदर, ठीक है 50 टर्म है, ये इसने किसी मकसद से बोला है। तो कह रहा है 50 टर्म है जिसका तीसरा टर्म जो है वो 12 है। मैंने कहा अच्छा तीसरा टर्म 12 है, A3 इज इक्वल टू 12, और कह रहा है लास्ट टर्म जो है वो 106 है, लास्ट टर्म 106 ऐसे लिखा है। अच्छा ठीक है चलो यार, पहले इसको लिख लेता हूं मैं। A3 का मतलब हो गया, थर्ड टर्म का मतलब हो गया A+2D, ये सीख चुके हो आप, परफेक्ट हो चुके हो इस चीज में। A3 का मतलब A+2D, A+2D एक कम कर दिया इज इक्वल टू 12, ये चीज अपने पास आ गई। अब ये चीज है, इसका क्या करूं यार मैं, तो मुझे स्टार्टिंग लाइन याद आई, उन्होंने कहा था जो एपी है, ये वाला जो आपका एपी है, एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, इसमें 50 टर्म है। 50 टर्म है मतलब आखिरी टर्म कौन सा होगा, 50वां, यानी उसने ये दिया है। तो ऐसे उसने ये बात रखी है हमारे सामने। उसने स्टार्टिंग में कह दिया एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म है और आखिरी टर्म 106, तो आखिरी मतलब 50वां ही तो हुआ, क्योंकि टोटल 50 टर्म है, तो A50 इज इक्वल टू 106। तो यहां से मैं अपनी दूसरी इक्वेशन लिख लूंगा, A+49D, ये कम कर दो, A+49D इज इक्वल टू 106। और अब इन दोनों को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। A+49D इज इक्वल टू 106 और A+2D इज इक्वल टू 12। भाई रोज आपको पता है टाइम हमारा फिक्स है 5 बजे का, 5 बजे रोज वीडियो अपलोड हो जाती है। तो रोज आप ये अपना बना लोगे कि यार ठीक है मुझे रोज देखना है, 40-45 मिनट की वीडियो बनेगी। रोज अगर आप देखते जाओगे इसी तरह, धीरे धीरे देखते देखते कैसे सारा खत्म हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी हमारी तैयार हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाई पढ़ाई में मतलब खेल खेल में सारी पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई पढ़ाई में तो हो ही जाती है। ए से ए कट जाएगा, 49 - 2 47 बन गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 94। तो भाई पढ़ाई को जो है ना वो खेल बना देंगे, समझ रहे हो बात को। मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दिया, कट गया ये 2, मैं ज़्यादा होशियार हो रहा था, मैंने डायरेक्ट काट दिया। 47 वैसे भी प्राइम नंबर होता है, तो वैसे भी किसी के टेबल में कटेगा नहीं, डायरेक्टली ही काटेगा वो उसे। तो 47 2 94, डी की वैल्यू 2 हो गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। अपने पे 2 इक्वेशन पड़ी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे और क्या आ जाएगा, वहां से ए आ जाएगा। जब ए आ जाएगा फिर आगे की कहानी देख लेंगे। तो A+2D, तो अब आपको एक चीज ये समझ में आ रही होगी कि एक ही जैसे ये चल रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेजेस, हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब यही चीज रिपीट होंगी। कल की वीडियो में कुछ अलग तरीके से देखेंगे, मल्टीपल्स का, डिविजिबल बाई दिस, ये वो उन तरीके की चीजें आएंगी, वो कल देख लेंगे। ए की वैल्यू जो है वो अभी निकालनी है। तो यहाँ से हमारे कुछ बेसिक्स और कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं कि क्वेश्चन की एक कुछ कैटेगरीज जो है हुई हैं, जो बच गई हैं वो कल देखेंगे। ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की जगह 2 पुट कर दिया, A+4 इज इक्वल टू 12, ये उधर चला गया, ए की वैल्यू आ गई 8, ए आ गया 8, डी आ गया 2। अब उसने मुझसे कहा है 29 टर्म, अब तो भाई दुनिया का कोई सही टर्म निकलवा लो। उसने कहा 29, तो भाई 29 निकलवा रहा है तो 29 निकाल लेंगे, A+28D। अब इसके बाद आगे कोई पंगा नहीं है, वो कह दे 100वां निकाल दो, 100वां निकाल देंगे, वो कहे 30वां निकाल दो, भाई 30वां भी निकाल देंगे। उसने कह दिया 29 टर्म, तो मैंने कहा यार 29 को तो अब मुझे डायरेक्ट लिखना सीख गया मैं, A+28D एक कम करते हैं। ये चीज देखो बताई थी मैंने, कहा था काम आएगी, देख लो कितनी काम आ रही है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, बेवजह थोड़ी झूठ बोल दूंगा शुरू में, कहीं ये जरूरी है ये जरूरी है। ए की जगह 8 प्लस, लग रहा है ब्लैक पेन ही चलाना पड़ेगा, 28 इंटू डी की जगह क्या आ गया 2, तो 8 ए की जगह प्लस 28 इंटू डी की जगह 2 आ गया। भाई वैल्यू पुट कर ली, 8 प्लस 28 2 56, और ये हो गया 64, अपना 29 टर्म आ गया 64। सही है। तो भाई उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, बढ़िया चल रही होगी। भाई क्रैश कोर्स में क्रैश मत हो जाना कोई सा कि यार दिमाग की बत्ती उड़ गई, रोज रोज की वीडियो डल रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा भी नहीं बनाता, 40-45 मिनट का एक हिसाब रखता हूँ। 40-45 मिनट में एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का मिल रहा है, सारे कॉन्सेप्ट अभी तो और करेंगे, अभी ये पहले एनसीईआरटी हो जाए फिर आगे की तैयारी अपनी पूरी होगी, तगड़ी बढ़िया वाली तैयारी होगी। अपना काम है, कितने सालों से तैयारी करा रहे हैं। रेगुलर पढ़ो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप से हैं, इंस्टाग्राम है, दोस्त दुनिया जहान की चीजें हैं। इतना तो यार मैं तो इंस्टाग्राम उतना चलाता नहीं, तो मैं वहां भी नहीं, मेरा तो अपना यही यूट्यूब पे चल रहा है, यहीं से लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, स्टेटस पे डाल देता हूँ अपने व्हाट्सएप के, दैट्स इट। तो भाई शेयर करो, दोस्तों के पास पहुंचाओ, जहां पहुंचाना है दुनिया भर में सब जगह पहुंचा दो। कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।